Next topic is physical instability problems of emulsion. Likewise, in case of suspension, in this slide you can see different figures of emulsion. First is called normal emulsion. Here you can see the globules or droplets are distributed uniformly. देख रहा है, ये जो ड्रॉपलेट्स है वो पूरे इमल्शन में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इमल्शन. ओके. नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन. लाइकवाइज सेडिमेंटेशन. नेम भी मिलता जुलता, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स एग्रीगेशन, फ्लोकुलेशन ग्लोब्यूल्स एग्रीगेशन और ड्रॉपलेट एग्रीगेशन. यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे जो है कुछ ग्लोब्यूल्स एक जगह पे जाकर के जमा हो गया. राइट. नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रीमिंग. As we have discussed previous lecture, creaming means movement of globules either upward direction or downward direction. Next is called coalescence. That means fusion of small globules to form bigger globules. Then breaking. Breaking means separation of two different layers. इमल्शन में दो लेयर होते हैं, दो फेज होते हैं, वाटर और ऑयल. यहां पे सेपरेशन हो गया, ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया. दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग. एंड द लास्ट इज कॉल्ड फेज इनवर्जन, फेज रिवर्स. ऑल वाटर बिकम्स water in oil. Phase inversion है ना. सो फर्स्ट वाले को छोड़ करके जो भी है ये के सारे सारे क्या है, फिजिकल इनस्टेबिलिटी. ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी जितने भी हैं ये क्या है, इनस्टेबिलिटी मार्कर. अगर फ्लोकुलेशन हो रहा है इसका मतलब स्टेबल इमल्शन नहीं है. क्रीमिंग भी हो रहा तो स्टेबल इमल्शन नहीं है. कोआलेसेंस भी हो रहा है, ब्रेकिंग भी हो रहा है, फेज इन्वर्जन. इन सारे का मतलब यह है कि जो इमल्शन है वो आपका स्टेबल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गए. राइट. चलिए एक एक करके देख रहे हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन. लाइक सेडिमेंटेशन, globules come close to each other to form aggregate. वहां पे भी एग्रीगेट बना था, लूज एग्रीगेट. और हमने क्या किया था, शेक किया था, रीडिस्पर्स हो गया था. लेकिन हार्ड केक रीडिस्पर्स नहीं हुआ था. किस कंडीशन में, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में. राइट. सिमिलरली यहाँ पे फ्लोकुलेशन हो रहा है. यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे क्या ग्लोब्यूल्स हैं या ड्रॉपलेट है, वो एक जगह पे जा करके जमा हो गए. Globules come close to each other to form aggregate. There are different factors due to which this happens. ये रीजन है, इसके वजह से ये हो रहा है. और ये आपका प्रिवेंशन मेथड, अगर इसको रोकना है तो ये सारी चीजें प्रिवेंट करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड अनयूनिफॉर्म ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म मीन्स क्या हो गया, सेम साइज का ग्लोब्यूल. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर साइज ऐसे हो जाए, एक बड़ा एक छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, मीडियम साइज, दिस इज कॉल्ड अनयूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो फर्स्ट फैक्टर, इसके पीछे जो रीजन है, पहला कौन सा रीजन है, अनयूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन.
इसको अगर प्रिवेंट करना होगा तो क्या करना होगा, साइज को क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म। तो प्रिवेंशन मेथड यूनिफॉर्म साइज्ड ग्लोब्यूल्स। ठीक है। सेकंड फैक्टर, अपोजिट चार्ज ऑन ग्लोब्यूल सरफेस। सपोज कर लो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मींस ग्लोब्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म एग्रीगेट, है ना। तो हमें क्या करना है, जो चार्ज है उसको सेम रखनी है, ताकि क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो ग्लोब्यूल्स आपस में एक जगह पे जमा नहीं हो पाएंगे। तो ये फैक्टर है, ये रीजन है इसकी, और इसके ये प्रिवेंशन मेथड है। ओके। लास्ट, लो विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज और एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम का दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस फेज, एक और नेम डिस्पर्जन मीडियम। जो विस्कोसिटी है वो लो है, उसकी वजह से क्या होगा, सेडिमेंटेशन, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन, और यहाँ फोलिकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, विस्कोसिटी को इंक्रीज करना है, और उसके लिए हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, विस्कोसिटी इनहांसर, सस्पेंडिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट, थिक कर देना। ठीक है, एक ही नाम है। विस्कोसिटी इंप्रूविंग एजेंट, हाइड्रोक्लोराइड्स, और सस्पेंशन में आप लोगों ने पढ़ा था सेल्यूलोज डेरिवेटिव, सोडियम सीएमसी, एचपीएमसी, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल है किसके, विस्कोसिटी मॉडिफायर, विस्कोसिटी इनहांसर, थिकनिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंशन में होगा तो सस्पेंडिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, पहला फोलिकुलेशन। सेकंड इज कॉल्ड क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या था, मूवमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स आइदर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर सेम ही है, ग्लोब्यूल साइज। तो ये क्या होनी चाहिए, होमोजेनस या यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो शॉर्ट में लिखा, सेंटेंस पूरा मैं बता रहा हूं, ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म या होमोजेनस, सेम साइज का। सेम साइज का नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस। तो प्रिवेंशन मेथड क्या हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन, यूनिफॉर्म साइज ग्लोब्यूल्स, जो पहला फैक्टर उसका भी था। सेकंड फैक्टर, विस्कोसिटी ऑफ एक्सटर्नल मीडियम क्या है, लो है, हमें क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, विस्कोसिटी मॉडिफायर या विस्कोसिटी इनहांसर या थिकनिंग एजेंट, सब एक ही नाम है। लास्ट है डिफरेंस बिटवीन टू डेंसिटीज या डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑयल एंड वाटर। एज यू नो, जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑयल के कंपैरिजन में। तो अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो ये इसकी क्रीमिंग किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो कहां जाएगी, नीचे, सिंक, और ये वाले अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्लोटिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, थर्ड फैक्टर को, जो डिफरेंस है डेंसिटीज, उसको क्या करनी है, कम करनी है। और कम करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो हमने बताए थे पिछले लेक्चर में। जो डेंसिटीज हम यूज करते हैं फार्मेसी में, उसकी वैल्यू होती है 1.5 to 2, और एक्वस फेज की होती है 1। तो जो एक्वस फेज है उसकी डेंसिटी को हमें क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि दोनों के डिफरेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, और क्रीमिंग रुक जाए या मिनिमम हो जाए। ये देखो नीचे नोट्स में लिखे हैं, क्रीमिंग इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल मीन्स जैसे आप शेक करोगे वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा। और टेम्पोररी चेंज एंड शेकिंग रीडिस्पर्स ग्लोब्यूल्स एज इमल्सिफाइंग एजेंट, EA मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट, और इमल्जेंट और इमल्सिफायर कोटिंग इज प्रेजेंट।
और आप कैसे पहचानोगे कि क्रीमिंग हो रहा है? तो क्रीमिंग इज डिटेक्टेड बाय डिफरेंस इन कलर शेड, अलग अलग कलर की शेड बन जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इमल्शन के अंदर क्या हो रही है, क्रीमिंग हो रही है। ये क्या टेम्पोररी है, रिवर्सेबल है, आप शेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड कोआलेसेंस। कोआलेसेंस मीन्स small globules fuse together to form a bigger globule. ओके, यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। कोआलेसेंस, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं ये फ्यूज हो गए और क्या बन गया, बिगर ग्लोब्यूल। द फर्स्ट आंसर, साइज ऑफ ग्लोब्यूल इंक्रीजेस। क्रीमिंग के कंपेयर में कोआलेसेंस के साइज जो है ग्लोब्यूल से क्या है, बड़े हैं। तो इन केस ऑफ कोआलेसेंस, साइज ऑफ ग्लोब्यूल, फिल इन द ब्लैंक, क्या लिखेंगे आप, इंक्रीजेस। एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स, एग्जैक्टली, नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स डिक्रीजेस। जब भी बड़ा बनेगा तो उसके अंदर दो तीन छोटे छोटे मिलके एक बड़े बनेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, और साइज इंक्रीज। साइज बढ़ रहे हैं, नंबर घट रहे हैं। दिख नहीं रहा यहां पर, देखो टोटल कितने नंबर थे और अब टोटल कितने बने, 5। इसका मतलब यह है कि एक के अंदर दो तीन ग्लोब्यूल्स आ गए, तभी तो साइज बढ़ा हुआ। तो साइज बढ़ रहे हैं और नंबर घट रहे हैं, ठीक है। कोआलेसेंस, स्मॉल globules fuse together to form bigger globules. Here, number of globules decreases and size of globules increases. So this is called coalescence. And what are the reason for coalescence? First reason, insufficient amount of emulsifying agent. Do you know what is emulsifying agent? Basically, it is used in case of emulsion for stability providing. Okay, to maintain the stability, we basically add emulsifying agent or emulsifier in any emulsion. Okay, suppose we have not added a sufficient quantity of emulsifying agent in any case of emulsion, this will happen, coalescence. Okay, second point for coalescence is altered partitioning of emulsifying agent. Partitioning means, no, we have two phase, water and oil. Partitioning means distribution. Between two phase. Suppose we have oil water emulsion and we added one emulsifying agent whose nature is aqueous. So probability of dissolving emulsifying agent more quantity in water because its nature is aqueous. But we want to go in oil. हमें क्या चाहिए, इसको ऑयल में डिसॉल्व करना है, लेकिन हमने जो नेचर यूज किया वो किस नेचर का, एक्वस नेचर का, तो वो कहां पे जाके डिसॉल्व होगा, वाटर में। That means altered partitioning, altered distribution between two phase of emulsifying agent. So this is the second reason for coalescence. Third reason, incompatibility between emulsifying agents. Suppose you have taken two emulsifying agents and both are not compatible each other. Both effect with each other. Sometimes they show some color, some odor, some taste. That means they are not compatible. Okay, so in that case we should check whether we are going to take emulsifying agent or mixture of emulsifying agent, whether they are compatible or not. Okay, that means their nature should be match each other.
अगर नेचर मैच नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपस में जो भी उसके बीच में जो कंपेटिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और उससे भी क्या होगा, कोलेसेंस फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट फैक्टर, फेज वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर देन 74%, which is most important point. Suppose you have to, okay, phase volume ratio, it is the ratio of two phase, internal to external. Suppose we have oil and water immersion, the ratio between oil and water should not be more than 74%. ऑयल और वाटर का जो रेशियो है 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल फॉर्म कोलेसेंस। तो कौन कौन सी रीजन है, इमल्सिफाइंग एजेंट के 3 रीजन है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी, अल्टर्ड पार्टीशनिंग और इनकॉम्पेटिबिलिटी। And the last factor is called phase volume ratio should not be greater than 74%, and phase volume ratio, it is the ratio of internal to external phase. Okay, and because this is a permanent instability marker, you cannot redisperse. It is mentioned, no, this is a permanent change, you cannot redisperse. अगर एक बार छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलके बड़े बन गए, आप उसको क्या वापस से तोड़ के छोटे छोटे में बना सकते हो, तो इट्स अ परमानेंट मार्कर। टेम्पोररी मार्कर कहां तक थे, क्रीमिंग तक, मूवमेंट इधर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन यू शेक it will be redispersed, but after creaming, when coalescence form, it will not redisperse even after vigorous shaking. चाहे जितनी मर्जी आप शेक कर लो, ये वापस से redisperse नहीं होगा। तभी it is mentioned, it is a permanent change, there is no prevention method. आपको अगर रोकना है तो स्टार्टिंग वाले जो फेज है, कौन कौन से, फॉलिकुलेशन, क्रीमिंग, उसको आपको रोकना है। अगर कोलेसेंस हो गया तो समझ लीजिए स्टेबिलिटी खत्म, डिस्टर्ब। नेक्स्ट इज कॉल्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज, ऑयल फेज एंड एक्वस फेज, कंप्लीट सेपरेशन। अगेन दीज आर द फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स को अगर आपने नोटिस नहीं किया, आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो कोई फायदा नहीं है, हमें, हम देख भी नहीं रहे, है ना, केयर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अननोटिस कोलेसेंस। कोलेसेंस को अगर आपने नोटिस नहीं किया, उसको अगर आपने चेकआउट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। अगेन इट इज अ परमानेंट चेंज, so you cannot prevent them. Okay, and the last instability marker is called phase inversion, reverse of phase. You are going to prepare oil and water, but you find water in oil emulsion. आपने इमल्शन बनानी है ऑयल एंड वाटर, जब आपने बनाया तो चेक किया तो वो क्या बन गया, वाटर इन ऑयल। जस्ट रिवर्स, फेज इन्वर्जन, चेंज इन इमल्शन फ्रॉम ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल और वाइस वर्सा। सो फर्स्ट रीजन और फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। केमिकल नेचर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट, it is example of emulsifying agent which is water soluble. Okay, and if it is water soluble, it will form oil water emulsion. Okay, जो कैल्शियम सोडियम स्टीयरेट है किस नेचर का, ये वाटर soluble है, it will form oil water emulsion. Oil and water emulsion. Now in this emulsion you have added one more agent that is called calcium chloride, and it will form along with sodium stearate calcium stearate.
जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड करोगे सोडियम स्टीयरेट के साथ, ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम स्टीयरेट। एंड द नेचर ऑफ कैल्शियम स्टीयरेट इज ऑयल सोल्यूबल, सो इट विल फॉर्म वाटर इन ऑयल इमल्शन। और आपने स्टार्टिंग में क्या बनाया था? ऑयल इन वाटर इमल्शन। So due to change in chemical nature of emulsifier, the phase will reverse. जो इंटरनल फेज था वो एक्सटर्नल बन गया, जो एक्सटर्नल था वो इंटरनल बन गया। फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड चेंज इन केमिकल नेचर। सेकंड रीजन अगेन altered phase volume ratio, and phase volume means ratio of internal to external phase. Suppose we have oil and water emulsion. In this case, a small quantity for oil and larger quantity for water. Now you have added more amount of oil. पहले ऑयल की क्वांटिटी क्या थी? कम थी। अब जैसे आपने ऑयल और ऐड किया, इसकी क्वांटिटी वाटर के कंपेयर में क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या बनता है? एक्सटर्नल फेज। व्हेन यू ऐड मोर अमाउंट ऑफ ऑयल, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल बिकम्स लार्जर एज कंपेयर टू वाटर. नाउ ऑयल बिकम्स एक्सटर्नल फेज एंड वाटर बिकम्स इंटरनल फेज. So this is the second reason for phase inversion. First reason, chemical nature of emulsifying agent. Second reason, altered phase volume ratio. And again it is a permanent change. You cannot prevent them. देखो प्रिवेंशन कहां तक पॉसिबल है? क्रीमिंग तक। जैसे ग्लोब्यूल ब्रेक डाउन हुआ और ये क्या बन गया? लार्जर ग्लोब्यूल। अब उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो परमानेंट इनस्टेबिलिटी मार्कर है। सो दीज आर द इनस्टेबिलिटी मार्कर्स ऑफ इमल्शन. तो अभी अगर आप देखेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इमल्शन के स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विस्कोसिटी, फेज वॉल्यूम रेशियो, चार्ज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटीज, समटाइम्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. जैसे हमने बताया था सस्पेंशन में, वैसे यहां पे वो फॉर्मूला का नाम क्या था? स्टोक्स इक्वेशन. Rate of sedimentation is equal to 2r square d1 minus d2, वहां पे था रो s minus रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय g अपॉन 9 ईटा. सेम फॉर्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल है. वहां पे डेंसिटी डिफरेंस है, यहां पे भी डेंसिटी डिफरेंस. वहां पे भी विस्कोसिटी था, यहां पे भी विस्कोसिटी. यहां पे वहां पे पार्टिकल डायमीटर था, यहां पे ग्लोब्यूल डायमीटर, या रेडियस ऑफ पार्टिकल, यहां पे रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स. ओके, तो इतने सारे फैक्टर्स यहां पे भी एप्लीकेबल है. कौन कौन से फैक्टर्स? साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू फेज, विस्कोसिटी. ठीक है, अगर व्हेन यू रिड्यूस ग्लोब्यूल साइज बाय हाफ, rate of flocculation will be increases or decreases. If you reduce globule size by half, साइज को अगर आप घटाओगे, rate of flocculation will be decreases or increases? Decreases. By how many times? 1/4. Because here r square is mentioned in Stokes equation. You know what is critical point?
Critical point is the point at which or above which no stable emulsion will be formed. क्रिटिकल पॉइंट के बाद कोई भी स्टेबल इमल्शन फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट इज द 74%. इससे ज्यादा वैल्यू अगर हो गई इंटरनल फेज की तो स्टेबल इमल्शन नहीं बनेगा. बट इन केस ऑफ मेडिकल इमल्शन ऑल वाटर रेशियो शुड बी 50-50 मैक्सिमम. नॉर्मल इमल्शन में कितनी होनी चाहिए? 74%. और मेडिकल इमल्शन में 50%. 50% इंटरनल फेज, 50% एक्सटर्नल फेज. और यहां पे मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 74% इंटरनल फेज. ओके, बाकी सेम चीज है जो हमने अभी डिस्कस किया. लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. जैसे प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन आपने पढ़ा था, वैसे प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. एज यू नो, इमल्शन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं और लार्ज स्केल जो आप इंडस्ट्री में परफॉर्म करके बनाएंगे. स्मॉल स्केल के लिए आपको क्या चाहिए? मोटर एंड पेसल, ओके, समटाइम्स शेकर. बट on a large scale we need high pressure homogenizer, HPH. So first of all, we have classified method of preparation into two categories. First category is called trituration method. जब भी ट्राइचुरेशन आएगा उसमें आपको यूज करना होगा क्या? मोटर एंड पेसल. उसको जो हम मिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइचुरेशन. ओके. सेकंड पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर 4 parts of oil, 2 parts of water and 1 part of emulsifier. 4-2-1. Okay, 4 parts of oil, 2 parts of water, 1 part of emulsifier. Emulsifier example acacia और any gum. गम acacia, गरम अग्राबाकिया, बहुत सारे हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं. So first method is called dry gum method. Name itself indicate dry. That is called continental method. In this method, we generally take oil in first part, which is triturated with gum. First part में आपने water नहीं लिया, तभी इसका नाम क्या? Dry. आपने क्या लिया? You have taken oil and it is triturated with gum, any gum, with a little amount of water to form प्राइमरी इमल्शन और फर्स्ट इमल्शन. ऑयल लिया आपने, उसके साथ क्या लिया? गम लिया. गम एज ए इमल्सिफायर एंड इट इज ट्राइचुरेटेड विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कंप्लीट मिक्सिंग टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन. एंड नेक्स्ट पार्ट, ट्राइचुरेशन इज कंटिन्यूड until you will get one sound, one specific sound, that is called clicking. आपको सुनाई देगा क्लिक करके ऐसे. ओके, अगर इमल्शन बनाओगे तो आपको सुनाई, बनाया साउंड सुनाई दिया था? सुनने की कोशिश नहीं किया था, है ना? That is called clicking. And then thick white cream is formed. Once primary emulsion is formed, then remaining quantity of water will be added with continuously stirring. एक ड्रॉप आप पानी डालेंगे, स्टारिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट ड्रॉप, फिर स्टारिंग करेंगे, है ना? ये नहीं कि पानी एकदम से इतना डाल दिया, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, कॉन्टिन्यूअसली
स्टायरिंग करनी है. Okay, and then the final emulsion will be formed. This is called dry gum method or continental method. Second is called wet gum method or English method. As the name indicate, here in first part we have taken water along with gum or along with emulsifier, and it is triturated to form mucilage. जब अगर पानी मिला होगा तो क्या बनेगा, ये म्यूसिलेज. और अगर आपने पानी नहीं मिलाया ऑयल के साथ, जैसे ड्राई गम मेथड है ना, तो उसमें आपका म्यूसिलेज नहीं बन रहा. Then required quantity of oil is then added gradually, a small quantity with continuously stirring. स्टायरिंग कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए. एक ड्रॉप ऐड किया, मिक्स किया, नेक्स्ट ड्रॉप फिर मिक्स किया. ओके, once the primary emulsion is formed, remaining quantity of water will be added gradually with continuously stirring. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट पार्ट जो है वो डिफरेंस है, उसमें आपने वाटर ऐड नहीं किया था या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में. यहाँ पे आपने वाटर ऐड किया टू फॉर्म म्यूसिलेज. म्यूसिलेज देखा आपने, किसी पेड़ को जब आप काटोगे वहां से एक लिक्विड क्वांटिटी में जो निकलती है, दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज, है ना. वेट गम मेथड. नेक्स्ट इज कॉल्ड बॉटल मेथड. फर्स्ट जो था वो क्या था, ट्राइचुरेशन मेथड. वहां पे आपने ट्राइचुरेशन कंटिन्यूअसली करना, चाहे वेट गम मेथड हो या ड्राई गम मेथड हो. नेक्स्ट इज कॉल्ड बॉटल मेथड, एंड बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर वोलेटाइल और नॉन विस्कस ऑयल. जो विस्कस ऑयल है उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो आप वेट गम मेथड से बनाएं या ड्राई गम मेथड से. और जो वोलेटाइल है उसको एक बोतल के अंदर रखेंगे, वरना वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा. उसको बोलते हैं हम बॉटल मेथड. So it is applicable for volatile oil. मेथड आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो वेट गम मेथड या ड्राई गम मेथड. बट ये स्पेशली किसके लिए है, volatile oil. ओके, बाकी चीजें सेम है जो हमने बताई है, या तो वेट गम मेथड या ड्राई गम मेथड. लार्ज स्केल में जो इंडस्ट्री में जो हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं इमल्शन का, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बाय वेपोराइजेशन, इमल्सिफिकेशन बाय फेज इन्वर्जन और लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन, है ना. उसमें जो एक दो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है मैकेनिकल स्टरर, प्रोपेलर टाइप मिक्सचर, टर्बाइन मिक्सचर, होमोजेनाइजर, जैसे हमने बताया HPH, हाई प्रेशर होमोजेनाइजर. ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें जो भी इंग्रेडिएंट है, वाटर, ऑयल और इमल्सिफायर, उसको ऐड करेंगे और प्रेशर हम नॉब के थ्रू, नॉब होता है ना, नॉब है ना, नॉब के अकॉर्डिंग हम प्रेशर उसको सेट करेंगे और टाइम भी सेट करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ग्लोब्यूल है उसके साइज मेंटेन होते हैं. अगर हमें होमोजेनाइजर, मतलब दैट मींस यूनिफॉर्म साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, एक साइज के और स्मॉल साइज के लेने हैं, तो हमें क्या यूज करना होगा, HPH. प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से जो साइज होती है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है. जो बड़े वाले ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से. जब भी आप किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता था. तो वहां पे भी हाई प्रेशर देते हैं और उसके वजह से जो साइज होती है वो बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं और एक ही साइज की रेंज होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. तो उसमें क्या होंगे, कोलेसेंस, स्क्रीमिंग, फ्लोकुलेशन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. ये है मैकेनिकल स्टारर. ये तो अपने पास भी है. इंस्ट्रूमेंट रूम देखा आप लोगों ने, इंस्ट्रूमेंट रूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे. कोलोइडल मिल है तो आपको पता ही क्या करना है इसको, साइज रिडक्शन, होमोजेनाइजर,
ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। चलिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।